तो है गाइस, हम अब फिजिक्स में चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा इस लेक्चर में हम थ्योरी देखेंगे ज़्यादातर, इसके बाद हम अगले में या क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनवाना चाहता हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम वेव, मोशन एंड साउंड है, यानी वेव और साउंड दोनों का। और ये चैप्टर 9th में भी है, पियर्सन आईटी फाउंडेशन में, और 10th में भी है। 9th में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, जैसे डॉपलर इफेक्ट ये सब आ जाता है उसमें, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस आ जाता है। फिर आपको सोनोमीटर भी उसमें पढ़ना है, सोनार पढ़ना है, ओके, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर सब पढ़ना है उसमें, और काफी सारी प्रॉब्लम्स बनाना है। लेकिन 8 में उतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप जानो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रॉबर्ट की तरह इसको मत पढ़ना कि चलो देखो अगला चैप्टर आ गया, अब क्या, अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं। इसको अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो वेव को। जैसे मैं बताता हूँ एक चीज, जैसे कि मैं साउंड के बारे में, इसके बारे में पढ़ा, तो आपने ये डियर कॉमरेड भी मूवी जरूर देखा होगा, विजय देवरकोंडा का, सबने देखा होगा डियर कॉमरेड मूवी, जो साउंड डब है ना। तो उसमें जब वो साइकोलॉजिकली ब्रेक हो जाती है, वो जो उसमें जो रश्मिका मंडना जो भी उसमें हीरोइन है, तो वो जो विजय देवरकोंडा है वो क्या करता है कि वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साउंड हीलिंग के स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करके वो बहुत सारे नेचर के साउंड्स को कैप्चर करते रहता है अपने डिवाइसेस में। और वही साउंड्स को, जैसे कि नेचर के साउंड कहने का मतलब है कि जहाँ कोई साउंड ना हो, बिल्कुल शांति हो, वहां पर भी नेचर, वहां पर क्लियरली आपको नेचर का साउंड सुनाई पड़ेगा, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वैसे कई रिकॉर्डिंग्स को उसने सुनाया, उसको कई जगह मतलब ले गया, तो फिर अंत में वो काफी मतलब रिलैक्स महसूस करने लगती है। सो साउंड हैज अ हीलिंग पावर, नो डाउट। इसका हमेशा से मतलब यूज होता है, इसको साउंड थेरेपी भी कहते हैं। इस तरह के, आप मूवी नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, डियर कॉमरेड। सो साउंड थेरेपी का उसमें यूज किया गया। सो साउंड क्या है? साउंड एक वेव है। वेव क्या है? वेव अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, विच प्रोपगेट्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन विदाउट एक्चुअल ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। दरअसल मैं एक चीज और बताना यहाँ भूल गया कि जैसे हमने शुरू में काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो उसमें हम केवल पार्टिकल चल रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता था, फाइनल निकालते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केवल पढ़ना रहता था। तो लेकिन उसके बाद हम ये नहीं जानते थे कि क्यों पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या क्यों रेस्ट में आ रहा है। फिर हम डायनेमिक्स पढ़े, डायनेमिक्स यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े। हमने पता किया कि अच्छा ऐसा होता है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, फिर अगर फोर्स रोकने में लग जाए तो रिटार्डेशन होता है। तो हम मोशन के कॉजेस को पढ़ने लगे डायनेमिक्स में। लेकिन अभी भी जो पार्टिकल था वो ट्रांसलेटरी मोशन में था। आ रही बात समझ में? मतलब सीधे जा रही थी, समझ में? ट्रांसलेटरी मोशन मतलब सीधे, एक लीनियर मोशन इसको कहते हैं, ठीक है, सीधी रेखा पर चलना, उस मोशन को। तो लेकिन ये वेव जो है ये अलग तरह का ही लेवल है। मतलब वेव तो चल रही है, लेकिन पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल वेव के साथ नहीं चल रही। क्या लिखा हुआ है? A disturbance created in a medium which propagates in all direction from the point of generation without actual translatory motion of the particle of the medium। ठीक है, मीडियम यहाँ पर मैंने बोला कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, और ठीक है, और वेव भी कई दो प्रकार के मेनली होते हैं, एक मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल में साउंड आ जाता है। मैकेनिकल मेनली उसको कहते हैं जिसको मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड को मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट होने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे लाइट सबसे फेमस एग्जांपल है। इनफैक्ट क्लास 9 के पियर्सन आईटी फाउंडेशन में लाइट वेव और साउंड वेव का बहुत अच्छा से डिफ्रेंशिएशन किया गया है, मैं उसको दिखाऊंगा अभी अंत में। तो लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2017 का जो नोबेल प्राइज था फिजिक्स का, वो जो 3 साइंटिस्ट ने जीता था, और मुझे बताना कि वो कौन कौन थे कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था उन साइंटिस्ट ने, ठीक है, इसके लिए उन्हें फिजिक्स का 2017 का नोबेल प्राइज दिया गया था। सो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है वेव। आपके हर चीज में वेव, हर जगह वेव है। आप बोल रहे हो, साउंड भी एक वेव की तरफ प्रोपगेट हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव अभी हम पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, हम एम्पलीट्यूड देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वेवलेंथ क्या होता है, क्रेस्ट, ट्रफ, मीन पोजीशन क्या होता है, पीरियडिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये हम समझेंगे।
मैं बता रहा था कि 2017 का जो नोबेल प्राइज है वो डिटेक्शन के लिए किया गया था। मतलब पहली बार एक डायरेक्टली वे में लिगो के द्वारा, लिगो का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, उसने डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव को। दरअसल दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो रहे थे तो उससे एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुआ था इस अर्थ पे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कंसेप्ट है वो 2017 में ही आया, इससे पहले भी। इनफैक्ट सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव का जो किसी ने बताया था वो थे हेनी पॉइनकेयर। 1905 में कहा था कि हाँ ग्रेविटेशनल वेव नाम की कोई चीज हो सकती है, और 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका यूज किया था ग्रेविटेशनल वेव का। अब ग्रेविटेशनल वेव क्या है इसको मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन में आपको समरी बता देता हूँ, और फिर 1993 में बता देता हूँ एक चीज और। 1993 में रसल ए हल्स एंड जोसेफ हुटन टेलर जूनियर को, ये दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का, क्योंकि इन्होंने एक चीज का डिस्कवर किया था, हल्से टेलर बाइनरी पल्सर। ठीक है, इसके माध्यम से पहली बार इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में ग्रेविटेशनल वेव का पता चला था। इनडायरेक्टली भी पता चला था, लेकिन 2017 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो इसी डायरेक्टली डिटेक्ट किया गया ग्रेविटेशनल को। और ग्रेविटेशनल वेव होता क्या है, तो दरअसल जो कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल से एक वेव जनरेट होता है। ठीक है, और वो जो वेव का जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऐसे वेव को ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक्सेलरेटेड मास, ध्यान देना, एक्सेलरेटेड मास, एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो एक्सेलरेटेड मास, और ध्यान देना एक्सेलरेटेड, जैसे कि अगर एक चीज आपको पता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो एक्सेलरेटेड ही होती है, क्योंकि सेंटर की ओर 1 सेंटीमीटर फोर्स लगते रहता है। तो इसी के चलते जैसे अर्थ भी है तो अर्थ से भी ग्रेविटेशनल वेव निकल रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मास होना चाहिए, उससे ग्रेविटेशनल वेव निकलती है। हालांकि ये बहुत वीक होता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत हाई अमाउंट का कोई फ्रीक्वेंसी, ग्रेविटेशनल वेव का जो फ्रीक्वेंसी अगर हो तब उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो 2016 में ऐसा ही कुछ हुआ था, 2 ब्लैक होल मर्ज हुए थे। आप विकिपीडिया पेज में जाके पढ़ भी सकते हो। अगर मुझे होता तो मैं दिखा भी सकता, आप उसको जरूर पढ़ना ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, वो आगे और भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, चलो मैं इतना इसलिए बताता कि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो वेव के बारे में। ठीक है, इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे अब तक दुनिया में जितने भी लोग आए उन्होंने जो कुछ भी बोला वो सब अभी भी घूम रहे हैं पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, और आप साइंटिस्ट लोग ऐसे डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला उसको दोबारा ट्रैप किया जा सके, उसको रिकॉर्ड किया जा सके मशीन की मदद से। क्योंकि एक बार जो जिससे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में जा रहा है। तो ये कभी भी मिटेगा नहीं, ये घूमते रहेगा, भले आपको ऑडिबल ना हो, क्योंकि ऑडिबल ये अंत तक चलते रहेगा, इन्फिनाइट तक चलते रहेगा। ऑडिबल ये कुछ समय तक रहता है। आ रही बात समझ में? उसकी इंटेंसिटी आगे मैं बताऊंगा कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है। इतना बस इसलिए था कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। बस इसके मतलब आप इसको ये मत समझो कि फिर नया चैप्टर फिर पढ़ना, ऐसा इसको भार की तरह मत लेना, इसको एक लाइफ का पार्ट बना लो। मैं ये कहना चाहता था। वेव का हमने डिफिनेशन, अब हर चीज का डिफिनेशन से ही शुरू करना चाहिए, मतलब क्योंकि डिफिनेशन में बहुत सारा चीज होता है। तो वेव मोशन क्या होता है, सबसे पहले तो देखेंगे वेव क्या है। ठीक है, वेव मोशन तो छोड़ो, पहले वेव देखते हैं। तो अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम विच प्रोपेगेट्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि तालाब में कोई पत्थर, शांत पानी है, उसमें पत्थर गया तो चारों तरफ ऐसे बनते जाता है, ऐसे गोल गोल, मतलब वेव ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऐसे चारों दिशा में। अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम विच प्रोपेगेट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहां पत्थर गिरा वो पॉइंट ऑफ जनरेशन है, विदाउट एक्चुअल ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब जब तालाब में जब पत्थर गिरा तो जो पानी यहाँ पर था, जिससे वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वेव गया, मतलब वेव जनरेट होता है ना गोल गोल तालाब में अगर शांता में, लेकिन तो वो तो वेव ट्रैवल किया ना, लेकिन वहां पर जो यहाँ पर जो वाटर होगा, यहाँ पर जो H2O होगा, वो तो अभी भी वहीं का वहीं है, वो ट्रैवल नहीं करेगा, केवल वेव ट्रैवल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्लास 12-11 में इसका बहुत यूज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है कि वेव भी ट्रैवल कर रहा है, साथ में पार्टिकल भी ट्रैवल कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, केवल वेव ट्रैवल कर रहा है। आगे हम ट्रांसवर्स वेव जब इसको लेंगे तब उसमें अच्छे से हम इसको बताएंगे।
ये चीज मैं बताना चाहता था। आगे देखते हैं। तो ये हो गया वेव का डिफिनेशन। विदाउट एक्चुअल ट्रांसलेटरी मोशन, विदाउट एक्चुअल ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम तो होना जरूरी है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। हालांकि अब तो 5 तरह के जैसे पदार्थ में अब केवल ठोस, द्रव, गैस नहीं है, बल्कि अब तो प्लाज्मा भी आता है 4था तरह का, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वां तरह का आता है। सो पदार्थ के भी कई प्रकार है, लेकिन अभी तक तो आपको मतलब 3 ही मेन पढ़ना है, और आगे भी 3 ही तक पढ़ना है। लेकिन उससे 12 के बाद ही 4था 5वां के बारे में अगर आप कभी मटेरियल इंजीनियरिंग ये सब को लोगे तब आपको हो सकता है आपको पढ़ना पड़े आगे। सो आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा मैंने यहाँ साउंड हीलिंग के बारे में लिखा है कि साउंड हीलिंग आखिर कैसे काम करता है। ठीक है, साउंड, तो साउंड हीलिंग सिंक्रोनाइज मतलब इसको बताता हूँ। साउंड हीलिंग सिंक्रोनाइजेस ब्रेन वेव्स टू अचीव प्रोफाउंड स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, हेल्पिंग टू रिस्टोर द नॉर्मल वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी। दरअसल हर एक ब्रेन कुछ न कुछ वेव एमिट करता है, हर एक ब्रेन का कुछ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक हम लोग के हर एक माइंड का। तो जब भी आप कहते हो कि मूड खराब है, इसका मतलब आपका जो ब्रेन का जो वाइब्रेशन है, जो नेचुरल वाइब्रेशन से लो हो गया है, इसलिए मूड खराब हो जाता है। जब हायर स्टेट में वाइब्रेशन रहता है तब आपको लव जैसी फीलिंग या फिर रिलैक्सेशन जैसा अनुभव करता है, नॉर्मल में भी हो। तो जब कुछ ऐसा साउंड क्रिएट हो जिससे कि वो सिंक्रोनाइज कर दे, नॉर्मल मूड लाने के लिए मदद करे, वो ब्रेन का जो नॉर्मल वाइब्रेशन है, जो नेचुरल वाइब्रेशन है, उसको लाने के लिए जब मदद किया जाता है उस साउंड के द्वारा, तो ही साउंड हीलिंग का इफेक्ट जारी होता है। इनफैक्ट कई प्रकार के रोग साउंड हीलिंग से ठीक किया जा सकते हैं, और साउंड एक वेव है, मैकेनिकल वेव है, इसलिए हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है। सो ये चीज था मैंने लिया था। साउंड कैन शिफ्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लो एनर्जी ऑफ गिल्ट एंड फियर टू हायर वाइब्रेशन ऑफ लव एंड जॉय। ओके, सो साउंड है, ये बहुत ही अद्भुत चीज है, हालांकि कोई इस पर जल्दी ध्यान नहीं देता है। सो ये चीज हो गया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का 75% तो वाटर ही होता है, और जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाता है वाटर में। तो 75% बॉडी वाटर ही होता है। सो एंड वाटर इज ए ग्रेट कंडक्टर फॉर साउंड वाइब्रेशन। तो जब भी साउंड क्रिएट, जैसे आपने सुना होगा दीपराग, भीम पलासी, ये सब तानसेन का बहुत ग्रेटेस्ट सिंगर था। सो वो साउंड हीलिंग का ही इफेक्ट होता है। मतलब क्या बताऊं, ये एक तरह का इसमें काफी कुछ खोजा जाना बाकी है इनफैक्ट। ठीक है, अगर आप इसको अपना विषय के रूप में लेते हो तो काफी अच्छा रहेगा। आप इसमें और भी खोज करो, इससे कई सारे रोग भी ठीक किए जा सकते हैं साउंड हीलिंग से, और साउंड खुद वेव है। तो चलो आते हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वेव के हम लोग ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव, 2 तरह का मेन आपको पढ़ना है। सो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा है कि अगर आप किसी रस्सी को एक छोर पर कुछ बांध दिए, कांटे दीवार में बांध दिया, और एक छोर को आपने ऐसा किया, ठीक है, ऐसे, तो एक वेव जनरेट हुआ। अब तार पहले ऐसे थी, स्ट्रेट थी, लेकिन एक वेव जनरेट हुआ। अब वेव जनरेट हुआ तो ये वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जो ये पार्टिकल है, पार्टिकल तो बस ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही है, वेव, लेकिन वेव का डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। तो ऐसा वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर पार्टिकल ट्रेवल करे, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नॉर्मली ट्रांसवर्स वेव का ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि the waves in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular particles of the medium, particles देखो यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर जो तार होगा या जो भी धागा होगा, तो ये तो अभी भी टू एंड फ्रो नीचे ऊपर करेगी डायरेक्शन, लेकिन जब ये शांत हो जाएगा वेव तो पार्टिकल तो अभी भी यही रहेगी ना, धागा का जो पॉइंट है ये तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन वेव ट्रेवल की, अरे बात समझ में। तो ऐसा द वेव इन विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब मीन पोजीशन क्या होता है? तो दरअसल मैं बताना चाहता हूँ मीन पोजीशन क्या होता है। जैसे आपने कभी पेंडुलम देखा है, यहाँ पर पेंडुलम, तो पेंडुलम को जब थोड़ा सा इधर ले जाके छोड़ दो, यहाँ तक लेके आके छोड़ दो, यहाँ पर मानो यहाँ पर लेके आके मैंने छोड़ दिया, तो अब यहाँ ले आके छोड़ दिया, तो यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, मतलब यहीं से थोड़ा धक्का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से थोड़ा मैंने धक्का दे दिया तो यहाँ तक कुछ हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी। ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है HP। और ये क्या है? फिर यहाँ से मैंने यहाँ पर था, यहाँ मैंने धक्का दिया, रेस्ट में थी, यहाँ पर धक्का दिया तो कुछ यहाँ पर जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर यही नहीं रुकेगी, यहाँ से फिर ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर एक ऐसा एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर भी हाईएस्ट पॉइंट आएगा। तो और ये पेंडुलम का लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ से धक्का दिया हमने तो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। आई बात समझे? तो इसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन जिसके अराउंड पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है। यहाँ पर तो पीरियडिक मोशन हो रहा है, लेकिन पीरियडिक और टू फ्रो में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इनफैक्ट इस मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि ये अनंत समय तक लगभग चलते रहेगा। ये रेजिस्टेंस ना हो तो ये ऐसे ही करते रहेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के चलते ही कुछ देर बाद ये रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हाई पॉइंट पर गया, फिर यहाँ से ये आया और यहाँ से आया। इनफैक्ट यहाँ कुछ पोजीशन ऐसा है, यहाँ पर हमने एक यहाँ तक गई, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से फिर मीन पोजीशन तक आई, और फिर मीन पोजीशन से फिर हाईएस्ट पॉइंट पर गई, और हाईएस्ट पॉइंट से फिर मीन पोजीशन पर आई। तो इस मोशन को करने में जितना समय लगता है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि एक ऑक्सीलेशन करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, टाइम पीरियड। इस सब डिफिनेशन को आप अपने बुक में भी देख लें थोड़ा सा, मैं बस बता दे रहा हूँ। थ्योरी तो उतना नहीं पढ़ाता हूँ मैं, हालांकि क्लास 9 का वेब पढ़ने में बहुत मजा आएगा, उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सो कोशिश करूंगा कि मैं इसके बाद क्लास 9 का वेब पढ़ाऊं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन होता है, एक सेकंड में द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लेना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आगे बात समझ में? ये जो थ्रेड यहाँ पर था इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है, तो ये दूरी क्या हो गई? एम्पलीट्यूड हो गई। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी। जैसे देखो यहाँ पर इस पार्टिकल क्या हुआ? डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये भी एम्पलीट्यूड ही कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ। वेवलेंथ क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। अब क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है? तो देखो यहाँ पर मैंने सी से डोनेट किया है, ये क्रेस्ट हुआ। क्रेस्ट और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड जो होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होता है पार्टिकल का, ध्यान देना, पार्टिकल का, वेव का नहीं। वेव तो खुद ट्रेवल करिए, पार्टिकल लेकिन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? कभी करके देखना, इसको ट्रांसवर्स वेव का मैंने बताया था, तो इसको ट्रफ कहते हैं। तो इस क्रेस्ट के बाद ये क्रेस्ट मिलेगा, तो यही दोनों सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। अमूमन इसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर दो सक्सेसिव क्रेस्ट, तो मान लो ये मैंने यहाँ पर कुछ और ऐसे होता, ठीक है, मैंने ये चीज हो जाता, यहाँ पर भी ट्रफ होता, तो या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये सब इसलिए है क्योंकि वेव के प्रॉपर्टी को जानने के लिए उसका स्पीड, उसका वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी ये जानना जरूरी है, क्या कि हम उसके नेचर को समझ सके। कोई अब जैसे कि जो बैट होता है वो कैसे चलता है रात में? आखिर वो इंफ्रारेड या अल्ट्रा साउंड का एक अथी करता है, जनरेट करता है, जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाता है कि आगे ऑब्स्टिकल है या नहीं। जब वो अगर नहीं है तो वो बहुत देर से वो उसको डिटेक्ट करता है, तो उसको लगता है कि हाँ आगे खतरा नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड जनरेट करता है। फिर बड़े बड़े ब्रिजेस में जो मेटल्स यूज किए जाते हैं, तो मेटल अंदर से डिफेक्टिव है या नहीं, तो इसके लिए अल्ट्रा वेव का यूज किया जाता है, ताकि मतलब इंफ्रा या अल्ट्रा वेव का यूज किया जाता है। और मुझे बताना थोड़ा सा कि जो ऑडिबल साउंड का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से ऑडिबल साउंड का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल साउंड है, ठीक है। ऑडिबल इतना हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हर्ट्ज कहते हैं, ऐसा यूनिट। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उन्होंने साउंड पर काफी काम किया था, तो उनके नाम पर ही फ्रीक्वेंसी। और मैंने फ्रीक्वेंसी बता दिया, हर एक सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन होता है, ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इससे कम हर्ट्ज का अगर साउंड होगा तो आपको सुनाई देगा। यही कारण है कि जैसे अर्थक्वेक के पहले जो कुत्ते लोग या ये सब भांप लेते हैं ना कि अर्थक्वेक आने वाला, कैसे? क्योंकि उससे पहले जो साउंड जनरेट होता है वो इंफ्रारेड साउंड होता है, इससे नीचे का जो साउंड इंफ्रारेड साउंड, और इससे ज्यादा का साउंड वो अल्ट्रा साउंड शायद इसको कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये ऑडिबल रेंज होता है साउंड का, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि और मैं बताना चाहता हूँ कि लाइट जो होता है, जो विजिबल लाइट होता है, जो आपको सातों कलर दिखते हैं विजिबल लाइट का, उन लाइट का जो
वेवलेंथ होता है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। और नैनोमीटर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये समझ लो, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अरे बात समझ में, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। और जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होता है, अब बता सकते हो इसमें से रेड का वेवलेंथ कितना होगा, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका सिग्नल्स में यूज करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में, या लाइट ट्रेन के आगे के लाइट में, या पीछे जो जब लोग पिछला ब्रेक मारते हैं, खासकर 4 व्हीलर का जो पीछा ब्रेक का जो लाइट होता है रेड इसलिए होता है ताकि दूर तक दिखे। तो रेड का 700 नैनोमीटर ही होगा, ज्यादा वेवलेंथ होगा। और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। ठीक है, वीव गियोर याद है ना, वीव गियोर, ये में थोड़ा सा लाइट में आ गया, वीव गियोर। ठीक है, अब आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, तो दरअसल ये भी वेव का ही प्रकार है, लेकिन ये अंतर बस इतना होता है कि अब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वेव के ही पैरेलल में ट्रेवल करती है। जैसे एयर में जो साउंड का ट्रेवलिंग हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही एग्जांपल है। सो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम मैंने जैसे एयर बताया, वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। अब जैसे कि मैं बोला, अभी हवा में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने बोला तो जैसे मैंने यहाँ किसी आदमी कोई साउंड क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर हवा पहले नॉर्मल था, लेकिन अब हवा यहाँ पर क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ के बगल का जो हवा है उसमें उतना कंप्रेशन नहीं है, अभी भी यहाँ एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ये जो कंप्रेशन है, जैसे मैंने बोला कंप्रेशन, सॉरी यहाँ पर मैंने बोला कंप्रेशन, तो कंप्रेशन यहाँ पर हुआ, तो ये जो कंप्रेशन है ये इस कंप्रेशन वर्ड को कैरी कर रही है। अब आगे क्या होगा, सॉरी, अब आगे क्या होगा कि ये जो कंप्रेशन है ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो रेयरफैक्शन था, रेयरफैक्शन कहने का मतलब जहां कंप्रेशन ना हो, ठीक है, या जहां पर जो हवा का जो पार्टिकल्स है और दूर दूर हो, ठीक है, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन क्या होगी, यहाँ ट्रेवल करेगी, और रेयरफैक्शन फिर आगे ट्रेवल करेगी। उसके बाद फिर कंप्रेशन यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, फिर रेयरफैक्शन यहाँ से यहाँ आएगी, फिर कंप्रेशन यहाँ से आएगी, फिर रेयरफैक्शन यहाँ से यहाँ जाएगी। तो इस तरह से ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन इसका आप विकिपीडिया पर आप सर्च भी कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा एक चित्र बनता है। मैं आगे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कंप्रेशन का बना देता हूँ। ठीक है, और रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, फिर कंप्रेशन, ठीक है, और फिर रेयरफैक्शन, ठीक है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, सॉरी, और फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो ये क्या है, ये तो देख रहे हो, पार्टिकल वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो एयर में जो साउंड का जो ट्रैवलिंग होता है उसी तरह से होता है। ये जो एरिया है जहाँ इसको कंप्रेशन कहते हैं, और ये है रेयरफैक्शन कहते हैं, यहाँ पार्टिकल्स नजदीक नहीं दूर दूर रहते हैं। सो ये चीज, और जब ये कंप्रेशन आपके कानों तक पहुंचता है तब आपको सुनाई दिया, हाँ कंप्रेशन बोला गया। ठीक है, ये जब कान में सुनाई पहुंचता है। सो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बस ये की अंतर है ट्रांसवर्स वेव से, कि इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये चीज। तो ये वेव का इधर ही होगा, और वेव पार्टिकल्स भी इधर ही चल रहे हैं, वेव पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा था। और उसके बाद मैं साउंड का थोड़ा सा बता दूं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया आपके पर्सनालिटी फाउंडेशन में, आप उस एक्सपेरिमेंट को देख लेना। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो आपको बता दूं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई मीडियम, या फिर एयर चाहिए, या लिक्विड चाहिए। ठीक है, कोई गैस चाहिए, एयर ही क्यों, कोई गैस चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या सॉलिड चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी है। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, लाइट वैक्यूम में चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है। अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती तो सूर्य से पृथ्वी पर रोशनी ही नहीं पहुंच पाती। कितनी अच्छी बात है ना कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। इसलिए स्पेस में जब भी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां एयर है ही नहीं, कोई मीडियम है ही नहीं। ठीक है, तो उन लोग को कुछ अलग तरीके से उन लोग बात करते होंगे। ठीक है, अब दूसरा कुछ होगा वहां पर।
सो और फिर लाउडनेस जो है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है लाउडनेस, इसका उपयोग आगे होगा, ठीक है। फिर म्यूजिक एंड नॉइज, म्यूजिक नॉइज में ये अंतर होता है कि म्यूजिक एक प्लीजेंट साउंड वाइब्रेशन है जबकि नॉइज अनप्लीजेंट साउंड वाइब्रेशन है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो 3 मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपको देखा जाता है, जैसे जिसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं, दूसरे में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करते हैं और तीसरे में एयर कॉलम। तो स्ट्रिंग जिसमें वाइब्रेट करते हैं उसको उसमें गिटार आ जाते हैं, गिटार। इसमें मेम्ब्रेन वाइब्रेट करते हैं, मेम्ब्रेन जिसमें वाइब्रेट मेम्ब्रेन उसमें ढोलक आते हैं, ढोलक के मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराते हैं। और एयर कॉलम में बांसुरी हो गया, ठीक है, फ्लूट, ठीक है, उसमें एयर कॉलम एयर रहता है, उसमें हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो फ्लूट हो गया एयर कॉलम के वाइब्रेशन का एग्जांपल हो गया। फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ढोलक का एग्जांपल हो गया, और भी कई एग्जांपल्स हैं। वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन में ढोलक का एग्जांपल हो गया, और भी कई एग्जांपल्स हैं। और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में गिटार का आपको हो गया, और भी बहुत सारा एग्जांपल्स होगा। सो मेन तो यही है क्लास 8 में। क्लास 9 में और भी सारी चीजें पढ़ी, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, इसमें बहुत अच्छा सा प्रेशर पर क्या डिपेंडेंसी है। फिर हीट क्या होता है, हीट के कारण अगर ह्यूमिड ज्यादा, जैसे रात में साउंड जो है ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा क्योंकि रात में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, तो इसलिए जल्दी ज्यादा चीज हम लोग को मतलब साउंड जल्दी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा ह्यूमिड एयर में। फिर डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है, इको पढ़ना है, ऑर्गन पाइप्स के पढ़ना है, उसमें क्लोज एंड ओपन दोनों ऑर्गन पाइप है, ओवरटोन पढ़ना है इसमें, और उसमें लैम्डा क्या फ्रीक्वेंसी का, ये सब चीज पढ़ना है। सोनोमीटर के बारे में पढ़ना है। और एक चीज को बताना मैं भूल गया कि ये जो आप देख रहे हो ये है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। और फिर आपने बचपन में ही 5 या 6 में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो लैम्डा है, लैम्डा भी जो डिस्टेंस का ही है ना, ये मीटर में या सेंटीमीटर में या कुछ में होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होगा वो लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड होगा। अरे बात समझ में? यहाँ टाइम है, ये कुछ इसी तरह से नहीं है 4 बराबर दूरी व समय या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर अब यहाँ पर क्या है कि ये 1 बाय टाइम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। इसी पर बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे, ओके। और बाकी मैंने जो ग्राफ में बताया था वो भी हो जाएगा, सो इसको याद रखना। और बाकी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, आपका पर सेकंड होगा, ओके। आपका डायमेंशन इसको नहीं कहोगे, यूनिट पर सेकंड होगा, क्योंकि 1 बाय टाइम पीरियड है ना। और बस याद रखना वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो साउंड के बारे में कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कंप्लीट नहीं किया सकता है कोई चीज को, वैसा इनकम्प्लीट ही रहता है। आगे हम लोग जनरली स्टार्ट रखेंगे 9 और 10 क्लास में भी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।